है गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है, जो कॉलेज ड्रॉम में ही बेबी को बर्थ दे रही होती है। और जैसे ही उस रूम की लड़कियां रूम में वापस आती हैं तो देखकर चिल्लाने लग जाते हैं कि ये देखो, ये तो अपना बच्चा यहीं पर पैदा कर रही है। और हुएन जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती है, उससे ना तो चिल्लाया जा रहा होता और ना ही उन्हें हेल्प के लिए बुलाया जा रहा होता, पर फिर भी वो इसको इस तरह देखकर जल्दी से इसके पास बैठ जाती है। अब इस चीज की वजह से इसको कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है। अब ये भी अपने बेटे को लेकर जा रही होती है, कहने लगती है कि सॉरी, तुमसे वो माफी मांगती है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब ऐसे हमें 5 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें हमारा मेन लीड फू युनशिन दिखाया जाता है, जो अपनी एक मीटिंग में होता है। तभी उन्हें पता लगता है कि उनके सिस्टम को हैक कर लिया गया है और ये हैकर कोई आम पर्सन नहीं होता। उन्हें इस बात का अंदाजा इस चीज से हो जाता है कि उनकी सिक्योरिटी यहाँ की बहुत ही अच्छी थी, बट फिर भी उनके सिस्टम को हैक कर लिया गया। अब ये सब लोगों से बोल देता है कि जल्दी से जल्दी इस हैकर का पता लगाओ कि वो कहाँ है। और पता लगता है कि वो हैकर कोई और नहीं होता, बल्कि वही छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो 5 साल का हो चुका था, जॉनजन। उसी ने कंपनी को हैक किया था और वो असल में बस अपने डैड को ढूंढना चाहता था, इसलिए हर जगह को हैक करके उसने यही बोला था कि मैं अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। अब जॉनजन जैसे ही ये काम करके फ्री होता है तो उसकी मॉम हुएन भी आ जाती है और हमें पता लगता है कि हुएन बोल नहीं सकती, बस सुन सकती और म्यूट है। अब वो साइन लैंग्वेज का यूज करके अपने बेटे से पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे थे, क्योंकि उसे अपने बेटे पर शक होता है। तो वो फौरन से कहता है कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो वो अपने बेटे की बात पे यकीन कर लेते हैं कि ठीक है, तुम कुछ नहीं कर रहे थे, पर मैं तुम्हारे स्कूल के लिए जा रही हूँ। और ये जैसे पीछे से चढ़ाने वाला फेस बनाता है तो फौरन से हुएन जैसे इसको मुड़कर देखती है तो ये अपना फेस ठीक कर लेता है और स्माइल करके मॉम को देख रहा होता है। अब ये देखकर हुएन वहाँ से चली जाती है। अब हुएन के वहाँ से जाने के बाद वो भी इस घर तक पहुँच जाता है। उसे पता लग जाता है कि हैक यहीं से किया गया था। अब वो काफी ज्यादा आदमियों के साथ जैसे इस घर में पहुँचता है तो उसे होता है कि कोई ना कोई उसे मिलेगा, पर एक चेयर पर बच्चा बैठा होता है जो जैसे इनकी तरफ अपनी चेयर करता है तो वो लोग देखकर ही इतने ज्यादा शौक हो जाते हैं कि क्या इतने से छोटे से बच्चे ने हमारी पूरी की पूरी कंपनी हैक की। असिस्टेंट तो सबसे ज्यादा शौक होता है, पर शौक नहीं होता तो वो फू नहीं होता। वो तो इसके सामने आकर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने सच में हैक किया। तो वो कहता है कि हाँ, पर वो कहता है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं है, मैं तुम्हारा IQ टेस्ट करवाना चाहता हूँ। ये भी फौरन से मान जाता है कि हाँ, मेरा IQ टेस्ट करवा दो। अब वो उसको हॉस्पिटल में IQ टेस्ट के लिए तो लेकर आता है, पर आकर उसका ब्लड ले लेता है। अब ये कहने लगता है कि IQ टेस्ट के लिए ब्लड की जरूरत तो नहीं होती, आपने मेरा ब्लड क्यों निकलवाया। पर जैसी रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि रिपोर्ट से जॉनजन उसका रियल सन है। उसे तो बस शक ही हुआ था कि कहीं ये उसका बेटा तो नहीं है, और अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। असिस्टेंट तो ये देखने के बाद उन्हें कांग्रेचुलेशंस कह रहा होता है और वो अपने बेटे से उसकी मॉम के बारे में पूछने लगता है तो देखता है कि उसका बेटा तो वहाँ से जा चुका था। अब ये सब लोगों को ढूंढने पे लगा देता है कि अभी मेरा बेटा मुझे ढूंढ कर दो। और जब मॉम की कॉल आती तो वो मॉम को भी ये बात बताता है, पर उसकी मॉम कहती है कि जिस लड़की को मैंने तुम्हारे पास उस दिन होटल में भेजा था वो लड़की तो तुम्हारे पास पहुंची नहीं थी, तो ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आ गया है। पर उसे पूरा यकीन था कि ये उसी का बेटा है। अब ऐसे ये बात करते करते ग्रैंडमा का एक्सीडेंट होने वाला होता है तो जॉनजन उन्हें देखकर फौरन से उन्हें बचाने के लिए आ जाता है, पर नीचे गिरकर थोड़ी सी हाथ पर उसके चोट आ गई थी। फौरन से ग्रैंडमा जॉनजन को उठाती है और पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, तुम्हारे मॉम डैड। तो वो बताता है कि मेरा डैड नहीं है, बस मेरी मॉम है, वो भी बोल नहीं सकती, म्यूट है, पर बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये कहकर अपनी मॉम की पिक भी उन्हें दिखाता है कि ये मेरी मॉम है और सच में वो बहुत प्यारी होती है। और वो सोच लेती है कि मुझे अपने बेटे के लिए इसी को ले लेना चाहिए, इतना प्यारा बेटा भी है। इसलिए चालाकी से अपने बेटे को ब्यूरो आना को बोलती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और ये भी अपनी मॉम को चालाकी से कहता है कि मुझे चोट लग गया, जल्दी से मॉम ब्यूरो आ जाए। वो भी ये सुनते साथ ही फौरन से निकल जाती है। सबसे पहले ये अपने बेटे के पास आती है और उसको आकर देखने लगती है कि तुम ठीक तो हो, पर उसे कोई भी चोट वगैरह नहीं होती। तो पूछने लगती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें चोट लगी हुई है, पर तुम्हें चोट तो नहीं लगी हुई। पर जॉनजन वहाँ से भाग जाता है। वैसे ही वैन उसके पीछे जाने लगती है तो ग्रैंडमा उसे रोक लेती है और उससे कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिश्ता है, मैं अपने बेटे की तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तुम्हारा बेटा चाहता है कि तुम्हारे लिए कोई पार्टनर ढूंढा जाए, क्योंकि ये बात उन्हें जॉन ने ही बोली थी। अभी वो हाँ या ना बोलती इससे पहले वहाँ पर वो पहुंच जाता है, जो आते साथ अपनी मॉम को देखने लगता है और देखकर कहता है कि मॉम आप तो बिल्कुल ठीक है, आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। तो वो फू को भी बता देते हैं कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करना चाहती हूँ। वो तो इसे देखते साथ ही मना कर देता है कि नहीं, मुझे कोई शादी करनी नहीं है इसके साथ। अब ये अपने बेटे का सोचने लगती, क्योंकि स्कूल में उसके बेटे को एडमिशन नहीं मिल रहा था हाउस होल्ड रजिस्टर ना होने की वजह से, इसलिए वो सोच लेती है कि वो शादी कर लेती है ताकि उसके बेटे का स्कूल में एडमिशन तो हो जाए। और यही चीज वो नोटपैड में भी लिखकर बताती है कि मैं क्यों शादी करना चाहती हूँ। उसको तो इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि अपने फायदे के लिए मेरा यूज करना चाहती है। वो ज्यादा कुछ बोलते इससे पहले उसकी शादी इसके साथ करवा दी जाती और इनकी शादी रजिस्टर भी हो चुकी थी, पर अभी तक इसने उसके बेटे को नहीं देखा था। इससे पहले अपने बेटे को देखता इसे कंपनी की तरफ से कॉल आ जाती और कॉल काफी ज्यादा अर्जेंट होती है, तो वैसे पीछे मुड़े बगैर इसको वहाँ से जाना पड़ता है। और जॉनजन जो आकर पूछे लगता है कि मेरे न्यू डैडी कौन है, मुझे देखना है। पर ग्रैंडमा बताती है कि लगता है तुम्हारे डैड को बहुत जरूरी काम आ गया था तो वो चला गया है और मैं तुम लोगों को अपने विला में लेकर चलती हूँ। ये कहकर उन्हें अपने साथ ले तो आई थी, पर बहुत ज्यादा कार्स उनके सामने से गुजरी होती जिस पर पोस्टर बच्चे को ढूंढने का लगा हुआ था। अब ये चीज देखने के बाद वो दोनों ही ग्रैंडमा की तरफ देखने लग जाते तो वह कहती है कि इस चीज को छोड़ो, ये मेरे बेटे का ही काम है। ये कहकर उन्हें जैसे विला में
लेकर आती है तो पहले से ही सभी मेट्स इनके वेलकम के लिए आ जाती हैं और बहुत से इनके लिए गिफ्ट्स भी प्रिपेयर किए हुए थे। अब ये सब देखकर वो सोचने लगती है कि मैं कोई वो वाइफ तो हूँ नहीं जिससे वो प्यार करता होगा, बल्कि उसका तो एक बेटा ऑलरेडी है, तो मुझे ये सब चीजें इनसे नहीं लेनी चाहिए। अब वो अपनी साइन लैंग्वेज का यूज करके बताने लगती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ और घर जाकर सोना चाहती हूँ, और यही चीज ग्रैंडमा को ट्रांसलेट करके जॉन बता रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ ठीक है, तुम लोग घर जाओ, और एक चीज उसे देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, पर तुम्हें अपने बेटे को पालना होता है, इसलिए मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ कि तुम जाकर मेरे बेटे फू की असिस्टेंट बन जाओ। वो भी उनकी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती और कंपनी में पहुंच जाती एज असिस्टेंट, पर उसे म्यूट देकर सभी लोग उसका मजाक बनाने लग जाते और कहते हैं कि मिस्टर फू कभी भी तुम्हें हायर नहीं कर सकते। वो तो यहाँ तक कि उसको असिस्टेंट मानने से भी इनकार कर देते हैं। वो यकीन करवाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं सच में यहाँ पर असिस्टेंट हूँ, पर इससे पहले ही वहाँ पर फू आ जाता है, जो इसको देखने के बाद समझ आता है कि मॉम ने इसको यहाँ पर जॉब के लिए भेज दिया है और ये फिर से मेरी मॉम को अपनी बातों में ले आई होगी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है पर चुप कर जाता और काम करवाने के लिए इसको अपने साथ ले भी आया था, और ये जैसे उसे टकराने वाली होती है तो फौरन से अपने आप को संभालती और रोकती है। वो इसकी तरफ गुस्से से देखता और उसे दिखाता है कि वो तुम्हारा टेबल है और तुम्हें क्लीनिंग का काम करना होगा, यहाँ तक कि फर्श वगैरह भी तुम्हें साफ करना होगा और कचरा भी तुम्हें लेकर जाना होगा। वही सब बातें सुनकर वो तो चाहती है कि क्या असिस्टेंट का ये काम होता है, पर चुप होती है और अपना काम दिल लगाकर करने लगती है। ये चीज भी फू को खटक रही होती है कि इतनी जल्दी अपना काम इजीली कैसे कर सकती है, पर उसे ये होता है कि कब तक अपना ये काम वो करेगी। अब जब जाने का भी टाइम हो चुका था, वो अभी तक अपना काम कर रही होती है। ये देखकर वो कहता है कि ऑफ का टाइम हो चुका है तो तुम्हें भी ऑफ करके जाना चाहिए। ये सुनती वो अपना काम वहीं पर छोड़ती और इसे गुड बाय करके वहाँ से जैसे लिफ्ट के पास पहुँचती है तो पता लगता है कि जॉन पहले से ही ग्रैंडमा के घर पर पहुँच चुका है। अब ये सुनकर उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, उसे पता होता है कि मेरा बेटा खुद ही वहाँ पर पहुँचा होगा। बस स्माइल करती और ये भी अब ग्रैंडमा के घर पर ही, मतलब अपने इन-लॉज के घर पर ही पहुँच गई थी। अब जॉन बहुत ही ज्यादा मजे से खा रहा होता है। वैसे ही फू के आने का भी टाइम हो चुका था। अब ये फू को आते देखकर फौरन से अपने बेटे जॉन को छुपा देती है ताकि वो इसे देखकर इसे नफरत ना करे, क्योंकि उसका बेटा ऑलरेडी है तो वो क्यों इसके बेटे को प्यार करेगा, इससे तो नफरत करेगा ना। और फू को तो इसको देखते ही गुस्सा आ गया था। वो पास तो आता है टेबल के और इसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि जॉन जो सोचने लगता है कि मॉम ने मुझे डैड के आते क्यों छुपा दिया, मैं भी डैड को देखना चाहता हूँ। वो नीचे से देखना चाह रहा होता है पर पीछे से हैन उसे मारकर वहीं पर रोक देती है कि बिल्कुल भी बाहर मत आना। अभी वो हैन को कुछ ज्यादा कहते इससे पहले ही फू की मॉम वहाँ पर आ जाती है, कहती है कि ये उसका भी घर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, तुम कौन होते उसको यहाँ से निकालने वाले। वो अपनी मॉम की बात सुनकर गुस्से से वहाँ से चला जाता और कुछ खाता भी नहीं है। अब ये देखकर वो पीछे से कह रही होती है कि कुछ खा कर तो जाते। ये देखकर वैन को बुरा लगता है, इसलिए वो एक नोट छोड़कर जाती है कि आपको मेरे आने से बुरा लग रहा है तो मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। चुप करके वो ये नोट तब देखता है जब वो खाने के लिए आता है इनके जाने के बाद, और उसको इसका जाना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अब ये अब अपने घर पर होते है तभी से मैसेज आता है कि सुबह जल्दी आ जाना। और जब ये नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंचती है तो इससे वो काम कहे जा रहे होते हैं जो एक असिस्टेंट कभी भी नहीं करती, पर इसे जबरदस्ती की जा रही होती है कि तुम्हें यह करना होगा वरना हम मिस्टर फू को तुम्हारी शिकायत लगा देंगे। हमें पता है कि उसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अब इसे मजबूरन ही उनकी बात माननी पड़ती है, पर ये चीज भी इस लड़की को हजम नहीं हो रही होती, तो वो सोचते है कि इसको यहाँ पर थोड़ा और तंग करेगी। अब सूप के साथ को टकरा कर अपने ऊपर गिरवा कर कहने लगती है कि तुमने मुझे जला दिया, या तो तुम्हें ये सूप पीना होगा या तो तुम्हें इस सूप के पैसे देने होंगे। ये सुनकर दूसरा लड़का कहने लगता है कि इसके पास इतने पैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे कि ये सूप अफोर्ड कर पाए, पर हाँ ये पी जरूर सकती है। जो सूप अभी भी बॉयल हो रहा होता है वो वाला सूप इसे पीने को कहा जा रहा होता है, पर ये मना कर रही होती है कि नहीं मैं नहीं पी सकती, और उन्हें बताने लगती है कि इससे गले को क्या क्या हो सकता है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी तो आवाज भी नहीं है तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। पर वो जब नहीं पी रही होती तो ये जबरदस्ती उसका मुंह उस सूप में डाल देते हैं, जिसके बाद इसका पूरा का पूरा फेस बिल्कुल जल चुका था। अब जो फू पहले से इसे देखकर गुस्से से वहाँ से चला गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है और क्या कर रही है, और इन लोगों ने उसके जाने के रास्ते भी बिल्कुल बंद कर दिए थे। पर तभी मैनेजर आता और आकर इसको ट्यूब देता है और ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे फू ने इसको ट्यूब दी हो। वो चुप करके ट्यूब भी ले लेती है और कपड़े भी ले लेती है जो उसे चेंज करने के लिए दिए जाते हैं, और मैनेजर इन सबको गुस्से से देखते हुए बस चला जाता और किसी की भी कोई बात नहीं सुनता कि किसने क्या किया है। वैसे ही वैन को उसका बेटा जॉन कॉल करने लगता है। अब ये अपनी बेटी की कॉल नहीं कट कर सकती थी, इसलिए अपने आप को थोड़ा सेट वगैरह करके उसके बेटी कॉल को अटेंड कर लेती है। वो अपनी मॉम का फेस देखते फौरन से पूछने लगता है कि मॉम आपको किसने बुली किया, तो वह कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, बस गिर गई थी उसकी वजह से ऐसा हुआ है, पर मॉम अभी काम पर है तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर उसकी कॉल तो कट कर देती है, पर उसका बेटा तो यहाँ कंपनी में पहुँच जाता है अपनी मॉम को बुली करने वालों को मजा चखाने के लिए। जैसे ही वो लड़की इसके बेटे को देखती है तो देखते साथ ही कहने लगती है कि ओ अब ये आकर पूछेगा कि उसकी मॉम के साथ किसने क्या किया है, इसके पास से तो स्मेल भी कितनी आ रही है। ये कहते हुए परफ्यूम करने लगती है और परफ्यूम से जन को एलर्जी होती है फौरन से। ये देखकर वो अपने बेटे के आगे भी आती है, पर इतने टाइम में परफ्यूम उस तक पहुँच गई थी और उसको फेस पर रिएक्शन भी हो जाता है। अब वो सोचने लगती है कि मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, पर कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाने देता बल्कि उसके बच्चे को एक रूम में लॉक कर देते हैं। अब वो जो अपने काम के लिए हुआन को कॉल करता है, पर यहाँ की इतनी आवाजें सुनकर उसे समझ आ जाता है कि हुआन के साथ कुछ
तो बुरा हो रहा है, इसलिए उसे बचाने के लिए वो यहाँ पर पहुंच जाता है और सभी उसे देखते साथ ही डर कर पीछे हट जाते हैं। पर वैन को बस अपने बेटे की टेंशन हो रही होती है। वो उसी रूम की तरफ जाती है और खुद भी डोर ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, साथ में फू को भी दिखा रही होती है। फू समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो है, इसलिए जल्दी से उसके साथ डोर को ओपन करता और अंदर जो उसका बेटा जो है बेहोश पड़ा हुआ था, उसके फेस पर पूरी एलर्जी हो चुकी थी। इस वजह से वो भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाता और एलर्जी का रिएक्शन देकर कहता है कि मेरे पास एलर्जी की मेडिसिन है, मैं वो खिला देता हूँ। ये कहकर वो जॉन को वो मेडिसिन खिला देता है और ये तो अपने बच्चे को सीने के साथ लगाकर रो रही होती। अब बाहर आकर वो पूछे लगता है कि ये किसने किया है। इससे पहले वहाँ पर हुएन कुछ लिख कर बताती, वो लड़की इसके हाथ से डायरी ले लेती ताकि वो उसे सच ना बता दे और बाकी लोगों को भी अपने साथ मिलाते हुए पूछते है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बच्चा तो हमारी मीटिंग में आकर हमें तंग कर रहा था, बस इसी वजह से बंद किया है। पर फू के गुस्से की वजह से वहाँ के बाकी कोलिग्स वगैरह सच बता देते हैं कि ये काम इसका है। अब वो उसी टाइम उसको जॉब से निकाल देता है और फिर जल्दी से वो बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ पर उसे ड्रिप लगा दी जाती है। और वैन को डॉक्टर ये भी बताता है कि टाइम पर एलर्जी की मेडिसिन देने की वजह से इसकी जान बच गया, वरना इसकी जान भी इससे जा सकती थी क्योंकि इसे सांस लेने में इशू हो सकता था इतनी ज्यादा एलर्जी से। जबकि वो तो बाहर खड़े होकर कॉल पे लगा होता, वो तो अंदर आकर बच्चे को देख भी नहीं रहा होता। अब जॉन की कंडीशन काफी हद तक ठीक भी हो गई थी और वो उसे होश भी आ जाता और ये अभी फू के बारे में सोची होती कि जितना बुरा उसने फू को समझा था वो इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि उसने तो उसके बच्चे की हेल्प की है। और ये भी उठते साथ पूछता है कि माँ मुझे किसने बचाया, तो वो बताती है कि जिसने बचाया वो बाहर कॉल पे बात कर रहा है। तो ये कहने लगता है कि मैं उनसे खुद थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये भी चुप करके उसको फू की तरफ लेकर जाने लगती है, पर इससे पहले ही फू को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, तो वो बगैर पीछे देखे ही वहाँ से चला जाता है। और अब की बार भी फू का जैन को देखना रह जाता है। अब इसकी मॉम ने घर पर इसे बुलाया था और मॉम को ऐसे मजे से बैठे देखकर पूछने लगता है कि माँ आपकी तो हाथ पे चोट लगी थी ना। ये सुनते ही वो फौरन से कहने लगती है कि हाँ मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर इसकी शादी को लेकर बात करने लगती है, तो वो कहता है कि नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता, मैंने कोई भी ग्रैंड सेरेमनी नहीं करनी क्योंकि मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। पर उसकी मॉम को उसके बेटे वाली बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, तो वो अपनी मॉम के सामने रिपोर्ट रख देता है कि देखिए मेरा और उसका डीएनए बिल्कुल मैच करता है। अब ये देखकर तो उसकी मॉम का भी यकीन आ चुका था। अब हुएन जॉन को जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर लेकर जाने लगती है, तो इसको फू की कॉल आती है जो उसे अभी क्या भी मॉल बुला रहा होता है। अब उसकी कॉल सुनकर वो बताने लगती है कि मुझे काम के लिए जाना होगा। ये सुनकर जॉन कहता है कि माँ मैं खुद ही घर चला जाऊंगा, आप चली जाओ। अब जिस जगह पर फू ने उसे बुलाया हुआ था, ये जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो फू को देखकर उसमें जैसे खो जाती है, उसे फू बहुत अच्छा लगने लग गया था। पर फू जो इसकी तरफ आ रहा होता है तो ये अपने आप को होश की दुनिया में वापस लेकर आती है। तो वो इसे बताता है कि मैं अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ। तो ये चुप करके गिफ्ट्स को देखने लगती है कि उसके लिए कौन सा टॉय ठीक रहेगा। पर वो जो टॉय निकाल कर दिखाती है तो वो कहता है कि नहीं ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक होगा, पर मेरे बेटे के लिए नहीं जिसका इतना ज्यादा हाई IQ लेवल हो। तो वो उसे कहने लगती है कि नहीं मेरे बेटे को भी ये टॉय बहुत ही ज्यादा पसंद है, जबकि वो भी हर टाइम कंप्यूटर्स वगैरह चलाता रहता है। ये कहकर अपनी बेटे की वीडियो उसे दिखाने लगती है। पर इससे पहले ही साइड से एक वर्कर आकर कहने लगती है कि आपने अगर कुछ लेना नहीं है तो देखे भी मत, यहाँ पर आकर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसे नहीं पता होता कि ये असल में पर्सन कौन है। पर फू के एक इशारे पर इतने ज्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं जो आकर फू से पूछे लगते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए। तो वो बता देता है कि 6 साल के अंडर बच्चे के टॉयज चाहिए, जितने भी है सब ले आओ। अब इतने ज्यादा टॉयज उनकी ट्रॉली में आ चुके थे और साथ ही साथ उन्हें एक बैग भी दिया जा रहा होता है। अब वो बैग देखकर सोचे लगता है कि उसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और फिर उस प्यारे से बैग को पकड़ लेता है। अब उन सब टॉयज में से एक टॉय सिलेक्ट करके और उस बैग को लेकर वो जैसे उस बच्चे के घर पहुंचता है जिस घर में वो पहले आया था। पर वैसे ही हुएन जो डोर ओपन करने वाली होती है, डोर ओपन करके जब दोनों देखते हैं तो सामने कोई भी नहीं होता, जैसे कोई आया ही ना हो। वैसे ही फू की साइड से दिखाया जाता है कि उसने बच्चे को अंदर से डैड कहते हुए सुन लिया था। अब डैड सुनकर ही वो वहाँ से पलट जाता है कि जब ऑलरेडी मेरे बेटे के पास उसका डैड है तो मुझे जाने की क्या जरूरत है, इसलिए वो चुप करके वहाँ से चला गया था। अब रात में फू और हुएन का जब आमना सामना होता है तो वो उसी पर्स को फेंकने वाला होता है, पर जब हुएन को देखता है तो वहीं पे रुक जाता और उसको वो पर्स दे देता, तो ये भी लिखकर उसे थैंक्स बोलती है। अब जिस जगह पर फू ड्रिंक करने के लिए पहुंच गया था वहाँ पर हुएन भी पहुंच जाती, इसको इतनी ज्यादा ड्रिंक करते देखकर मना करने लगती है कि आपको इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। पर उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हॉट फील करने लग जाता, और ये करने वाली लड़की कोई और नहीं होती बल्कि वही होती जिसको फू ने जॉब से निकाल दिया था उसकी हरकतों की वजह से। और अभी भी वो फू को अपना बनाना चाहती थी क्योंकि वो फू को लाइक करती थी। इसलिए जैसे ही वहाँ पर पहुंचती जहाँ पर फू बैठा हुआ था तो पता लगता है कि अभी बैठा हुआ पर्सन तो कोई और है, और उससे सॉरी करने लगती है कि सॉरी मैं गलती से आपको कोई और समझकर आपके पास आ गई। जबकि फू दिखाया जाता है जो हुएन के साथ होता है और वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कार में बिठाती और दूसरी तरफ से खुद आती, इससे पहले ही फू उसे पकड़कर लिटा लेता है। अपने आप से फू को दूर भी करने लगती है, पर फू के हाथ भी बांध दिए जाते बट फिर भी वो हुएन को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती भी कर लेता है। पर जब वापिस होश में आता है तो उसे ऐसा लगता है कि हुएन ने उसके साथ ये सब कुछ किया, उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसको अपनी कार से बाहर निकाल देता है और सब लोगों के सामने वहाँ पर छोड़कर चला गया था। अब उसके जाने के बाद ये लोगों की वहाँ पर खड़ी बातें नहीं सह पाती और वैसे ही बेहोश हो जाती है। अब ये जब हॉस्पिटल में होता है तो जॉन भी इसके पास ही होता है, डॉक्टर से पूछा होता है कि मेरी मॉम को
क्या हुआ, पर डॉक्टर क्या बताती कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ है। बस यही कह देती है कि थोड़े टाइम में तुम्हारी मॉम को होश आ जाएगा। फिर डॉक्टर कहती है कि अगर आप किसी बड़े को यहाँ पर बुलाना चाहते हो तो बुला लो। इसे फौरन से अपने डैड का ख्याल आता है कि मुझे मॉम के हस्बैंड को बुलाना चाहिए। ये मॉम का ही मोबाइल पकड़कर उन्हें वीडियो कॉल करता है। इससे पहले वो इसकी कॉल उठाता, उसके ऑफिस में कुछ लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से वो कॉल नहीं उठा पाता और यहाँ पर बहन को भी होश आ जाती है। वो जल्दी से अपना मोबाइल से ले लेती और उसे बोल देती है कि वो अंकल बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, तुमने कभी भी उनसे बात नहीं करनी। तो ये भी अपनी मॉम की बात मान लेता है। वैसे हुएन को वो की कॉल आती है जो इसे एक जगह लेकर जाना चाहता था और इसे बोल भी देता है कि तुम बस रेडी होकर आ जाना और मेरा आने का वेट करना। या आगे से कुछ बोल तो वैसे ही नहीं सकती थी, इसलिए बस चुप करके उसकी बात सुन लेते और उसके आने के टाइम पर तैयार होकर उसके लिए खड़ी भी हो गई थी। पर ये तो कंपनी के पास से ही होकर गुजर गया था। ये वहीं के मैनेजर से पूछे लगती है कि क्या मिस्टर फू की कार यहाँ पर नहीं आएगी, तो वो फौरन से कहता है कि उसकी कार यहाँ पर क्यों आएगी, वो लोग तो कब से जा चुके हैं, तो तुम्हें भी जल्दी पहुँचना होगा वरना तुम लेट हो जाओगी। वैसे ही इसकी बुलाई हुई बाइक भी आ जाती है जो आकर पर्सन पूछे लगता है कि क्या आपने मुझे बुलाया है, तो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर जाना है। तो वो कहता है कि हाँ मैं ले जाऊंगा। ये उसके पीछे बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो एक लड़की जोड़ के पीछे भाग रही होती है और भागते भागते इनकी बाइक के सामने आकर गिर गई थी। उसके पाँव पर भी चोट लग गई थी, इसलिए वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। तो ये सुनकर वो कहने लगता है कि प्लीज मेरे पे इल्जाम मत लगाना, मेरी बाइक ने तो तुम्हें टच भी नहीं किया। पर वह उसको साइड में कर उसको उठाने लगती है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं चला रही थी, बल्कि मेरे पाँव पर मोच आ गया, वो पर्सन मेरा पर्स लेकर भाग गया है और ऊपर से मेरी कार भी खराब हो गया। मुझे एक जगह पर जल्दी जाना था और वे जिस जगह का नाम ले रही होती है वो कोई और जगह नहीं होती बल्कि वही होती है जहाँ पर वह ने भी जाना होता है। इसलिए वो तो मान जाती है इसको लेकर जाने के लिए, पर वो पर्सन जिसकी बाइक होती है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं अपनी स्कूटी पर इतने लोगों को नहीं बिठा सकता। तो ये उसे अपनी एक कीमती चीज देते हुए कहती है कि ये तो तुम्हारी स्कूटी की वैल्यू से भी ज्यादा पैसे होंगे, तो तुम चुप करके एक कार ले लेना, ये अपनी स्कूटी हमें दे दो। वो तो फौरन से दे देता और उन्हें यहाँ तक कि हेलमेट भी दे देता है। अब वो हेलमेट पहनकर उन्हें लेकर उस जगह पर पहुंच जाती जहाँ पर उनके साथ वो अंदर भी आती है। अब वहीं पर लिन जीरो भी होती है अपनी मॉम के साथ। अब जिस तरह वैन उन्हें पकड़कर अंदर लेकर आ रही होती है, देखकर लिन जीरो हमेशा की तरह उसे तंग करने लग जाती और कह लगती है कि तुम किस तरह मुंह उठाकर अंदर आ सकती, तुम्हें तो यहाँ पर इन्वाइट ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि सिक्योरिटी को भी बुला लेती है, पर वो अपना इन्विटेशन कार्ड दिखा देती है कि उसे यहाँ पर इन्वाइट किया गया है और वो सिक्योरिटी वाला भी कहता है कि जी इन्हें तो इन्वाइट किया गया है। वैसे लिन जीरो इसे एक वॉइस सुनाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर लेट आने पर पहले से बोल दिया गया था कि इसको निकाल देना है। ये सुनकर तो उसे भी हो रहा होता है कि क्या सच में। वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर एम्बेरस हो चुकी थी कि उसको तो ऑलरेडी ही वो कंपनी से निकाल चुका है, पर वो यहाँ पर फिर किसके लिए आई थी। यहाँ तक कि उसके साथ भी जो लड़के होते हैं वो उसे भी बुरा लग रहा होता है कि किस तरह उसको यहाँ पर बुली किया जा रहा और यहाँ तक कि कंपनी से भी निकाल दिया गया है। अब वैन के साथ जो होते हैं उसके तो किसी को भी पता नहीं होता कि ये कौन है। वैन के साथ जब उसको भी निकाला जा रहा होता है तो वो बताती है कि मैं मिस मा हूँ जिसका यहाँ पर वेट किया जा रहा है। ये सुनकर वो लोग तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, कहते हैं कि कोई भी उठकर यहाँ पर मुंह उठाकर बोलेगी कि वो मिस मा है तो हम मान लेंगे। यहाँ तक कि वो तो ये भी बोल देती है कि इसका एक पाँव खराब है ना, अब इसका दूसरा पाँव भी खराब कर दो। सिक्योरिटी वाले सच में उसका दूसरा पाँव भी खराब करने वाले होते हैं। वैसे वहाँ पर वो पहुंच जाता है जो इन सब लोगों को रुकने को बोलता है और फौरन से आकर मिस मा को उठाने लगता है, जबकि वैन सोची होती है कि शायद वो उसे उठाएगा, पर उसे तो उसकी परवाह तक भी नहीं होती। मिस मा उठने के बाद वैन को थैंक्स कहने लगती है, तो तभी वो वैन को देखता है और जिस तरह वो मिसेस मा की फिक्र कर रहा होता है ये देखकर जीरो पूछने लगती है कि क्या ये सच में मिसेस मा है, तो कहता है कि हाँ। और उसके बाद जीरो उसकी मॉम को वहाँ से निकलने को बोल दिया जाता है और उनको निकाल भी दिया जाता है। अब उन लोगों के निकलने के बाद मिसेस मा कहने लगती है कि तुम्हें अफू की कंपनी ने निकाल ही दिया है तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहती। अफू देखने लगता है कि वो हाँ करेगी या नहीं करेगी और वो फौरन से कह देती है कि ठीक है मैं काम करूंगी। अब वो दोनों तो वहाँ से जा चुकी थी, पर अभी तक जीरो और उसकी मॉम यहाँ से नहीं गई थी। जीरो बल्कि फू के पास आ जाती और उससे उस दिन की ड्रिंक को लेकर बात करने लगती है। अब उसकी बात सुनकर उसे ये होता है कि इस बात का पता इसे कैसे चला, तो पूछे लगता है कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली कि मेरे ड्रिंक में कुछ नशा था। ये बात सुनते वो घबरा सी जाती और कहने लगती है कि वो मैंने तुम्हें देखा था वैन के साथ, पर उसकी बातों का ज्यादा जवाब कोई देना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी मॉम से कहती है कि चलो चलते हैं। ये कहकर वहाँ से भाग जाती है अपनी मॉम के साथ। अब यहाँ पर आकर फू को पता लग जाता है कि उसने वैन के साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया। उस दिन वैन के साथ मैंने गलत किया था, बल्कि उसने नहीं किया, मैं तो ड्रग के नशे में था, मुझे क्या पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अपना सारा गुस्सा अपने हाथ को मारकर निकालता है जिससे ब्लड भी निकलने लग जाता है। अब घर आने के बाद वो अपनी मॉम को बता देता है कि किस तरह उसने वैन को गलत समझा, यहाँ तक कि उसको जॉब से भी निकाल दिया। तो उसकी मॉम कहती है कि अब जब उसको अच्छी जगह जॉब मिल गई है तो तुम्हें प्रॉपर से उसका रिजाइन का प्रोसेस करवा देना चाहिए। अब वैन भी कंपनी पहुंच चुकी थी, इससे पहले वो नोटपैड पर लिखकर उन्हें कुछ बताती वहाँ पर बहुत से लोगों से बुली करने के लिए पहुंच जाते हैं और सबको यही लग रहा होता है कि ये बिल्कुल भी मिस मा की कंपनी में काम करना और इस तरह की पोजीशन डिजर्व नहीं करती। पर इतने टाइम में वहाँ पर वो पहुंच जाता है जो इससे भी पूछता है कि यहाँ पर कैसे आई, तो वो नोटपैड पर लिखकर बताने वाली होती, तो वो उसे कहता है कि नहीं तो मुझे ऐसे बता दो, मुझे अब साइन लैंग्वेज आती, क्योंकि उसने इसके लिए साइन लैंग्वेज को भी सीख लिया था मॉम के कहने पर। वो उसे
पहले तो कांग्रेचुलेशन कहता है, फिर कहता है कि मैं तुम्हारा डिजाइन का काम सारा करवा देता हूँ। यहाँ तक कि फू की वजह से बाकी सब लोग भी उसे रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं कि हाँ तुम्हें तो ये जॉब डिजर्व करती हो, क्योंकि फू का उन लोगों ने गुस्सा देख लिया था और किस तरह वो अब हुएन की साइड ले रहा था, ये चीज भी उन्होंने नोट कर ली थी। अब जैसे ही हुएन फ्री होकर बाहर आती है तो फू से वापस से रोक लेता और एक जगह खाने साथ जाने के लिए बोलता है, पर वो मना करती से पहले वो कहता है कि मैंने रिजर्वेशन करवा दी और ये शो वैसे भी बंद होने वाली है, तो हमें इससे पहले यहाँ पर जाकर खा लेना चाहिए, इसका खाना वेस्ट हो जाएगा। अब उसकी बात सुनकर ये चुप करके मान जाती है खाने के लिए। अब उसके साथ खाने के लिए भी आ गई थी। अब दोनों अकेले बैठकर जब रेस्टोरेंट में एक रूम में खा रहे होते हैं तो इसको खाने को देखते ही वॉमिट जैसा फील होने लग जाता है। पर जब इसे वॉमिट जैसा फील होता है तो इसे हो जाता है कि क्या वो वापस से प्रेग्नेंट तो नहीं होगी, क्योंकि जन के टाइम पर भी यही होता था, उसे कुछ भी नहीं खाया जाता था, खाने को देखकर ही वॉमिट आने लगती थी। और यहाँ पर फू को ये लग रहा होता है कि उसे उसका यहाँ पर होना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उसे वॉमिट हो रही है। अब ये जो फू से पूछती है कि उसे बच्चे किस तरह के लगते हैं, तो वह कहता है कि इतने अच्छे भी नहीं लगते, पर हाँ आप मेरा अपना बच्चा है तो मुझे अच्छे लगते हैं। ये कहकर वहाँ से उठकर जाने लगता है कि तुम खा लो मैं जाता हूँ। उसके जाने की वजह से हुएन को भी ऐसा लगता है कि शायद उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ से जाने के बाद फू फिर से अपने बेटे के घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर इसका बेटा ही डोर ओपन करता है, जो इसे देखकर पहले तो इस पर अटैक करता और फिर मुझे लगता है कि तुम कौन हो, तुम जो कोई भी हो, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। पर वो उसे कहता है कि नहीं ऐसा मत करना और उसे रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो अपने डैड को अपने सामने देखकर जब डैडी बोलता है तो वो उसे मना करता है कि नहीं डैडी नहीं बोलो, तुम्हारे डैड ना ये बात सुन ले। तो वह कहता है कि नहीं मेरा तो कोई डैड नहीं है। तो वह कहता है कि जब मैं पहले आया था तब मैंने तुम्हें डैड कहते हुए सुन लिया था। तो वो बताता है कि नहीं मैं डैड को नहीं बोलता बल्कि इन्हें बोलता हूँ। ये कहकर अपने घर के अंदर जाकर वो दिखाने लगता है जिनकी ये लोग प्रे करते होते हैं। ये जानकर तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पार्टी रख रहा हूँ, तो तुम भी आना और अपनी मॉम को भी लेकर आना। तो कहता है कि डैड आप वेट कर ले, मॉम बस आने वाली होंगी। जबकि तो वैन दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गई थी और जैसे उसकी रिपोर्ट आती तो उसे पता लगता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और आपकी बार वो ट्विंस बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। इस बात पर वो खुश नहीं होती बल्कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही होती है। जबकि डॉक्टर कहने लगती है क्या खुश क्यों नहीं हुई, क्या हुआ है, पर डॉक्टर तो उसे गुड न्यूज देने के बाद वहाँ से चली गई थी। अब वो दिखाया जाता है जो घर से बाहर कॉल पर बात करने के लिए आ गया था। उसी टाइम पर वैन भी आती है और वहाँ से गुजरने वाली होती है, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते क्योंकि दरमियान से कुछ लोग बॉक्स लेकर गुजर रहे होते हैं। अब वैन जो अपने घर पर आ जाती है और मॉम को देखते ही जॉन बताने लगता है कि डैड उससे मिलने के लिए आए थे। ये सुनकर उसे होता है कि डैड तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए आए थे। तो जॉन कहता है कि हाँ डैड आए थे, क्या वो आपको नीचे नजर नहीं आए, वो अभी तो नीचे गए थे। वैन बताती कि नहीं मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया। तो वह ये भी बताता है कि डैड मेरे लिए एक पार्टी अरेंज करना चाहते हैं, तो क्या हम वहाँ पर चले। अब ये सुनकर वो सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या जॉन को उसके डैड से मिलने देना चाहिए। तो सोच के कहती है कि हाँ जरूर चलेंगे। जॉन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हुएन जो फू के पास आते हैं तो इससे पहले वो फू को अपनी प्रेगनेंसी का कुछ बताती, उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बेटा मुझे मिल चुका है और मैं उसकी मॉम को ही घर लेकर आना चाहता हूँ। अब उसकी बात सुनकर वो बिल्कुल चुप होती और अपने और इसके बच्चे का सोचने लगती है जो दुनिया में आया भी नहीं था। इससे पहले ये कुछ कहती फू की मॉम आ जाती जो कहने लगती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वह कहता है कि मॉम अगर आपने ये बात सुन ली है तो मैं आपको भी बता दूं कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ। पर वो फौरन से एक चीज निकाल कर उस पर कुछ चीज लिख देती है कि वो ये हुएन को देना चाहती है और इस पर साइन करने के लिए अपने बेटे को कहती है। पर वो कहता है कि मॉम ये आप क्या कर रही हैं। और उसकी मॉम कहती है कि तुम इसे नहीं रखना चाहते तो ठीक है, फिर तुम्हें ये सब कुछ देना होगा। वो चेकबुक के ऊपर साइन भी कर देता है कि कितने पैसे देने हैं और वही उतार कर वो हुएन को देती है और देते हुए कहती है कि बच्चे मैं तुम्हारे लिए और तो कुछ कर नहीं पाई, बस मैंने तुम्हारे लिए यही कर लिया है। और इधर लिंजीरो दिखाई जाती जो अपनी मॉम को ड्रेस पहनकर दिखा रही होती कि मॉम मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि फोन ने एक इवेंट रखा था जिस पर सभी लोगों को इनवाइट किया था और उसे ऐसा लग रहा होता है कि आज वो उसे प्रपोज करने वाला, इसलिए वो सबसे प्यारा तैयार हो रही होती है। और उसकी मॉम भी उसे देखकर कह रही होती है कि हाँ तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो, वो तो तुम्हें देखकर नजर ही नहीं हटा पाएगा, यहाँ तक कि सारी पिछली बातें भूल जाएगा तुमने जो भी किया। अब इस बेटी को देखते हुए उन्हें अपनी बेटी याद आ रही होती है जो बचपन में ही गुम गई थी, पर उन्हें अपनी बेटी बहुत अच्छे से याद होती है, यहाँ तक कि उसका बर्थ मार्क भी याद होता है कि किस तरह चेस्ट पर उसका एक बर्थ मार्क है। पर लिंजीरो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किस तरह वो अपनी बेटी को याद कर रही है। उसे बस यही होता है कि उन्हें वो याद भी ना आए। जबकि देर हुएन दिखाई जाती है जो रेडी हो रही होती है अपने बेटे के साथ उसके डैड के इवेंट पर जाने के लिए, और तभी हमें दिखाया जाता है कि हुएन की बॉडी के ऊपर भी सेम टू सेम वैसे बर्थ मार्क होता है जैसा लिन की मॉम बता रही थी, मतलब हुएन ही उनकी रियल डॉटर थी। पर वो अपना बर्थ मार्क ड्रेस के नीचे छुपा लेती है और जैसे इवेंट में जॉन के साथ पहुंचती है तो जॉन वहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को देख लेता है। ये देखकर फौरन से भागकर उनके पास आता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर। अब ग्रैंडमा से ये नहीं बताती कि ये इवेंट उसी के डैड ने रखा हुआ है, मतलब जो अब उसके डैड बने थे उसकी मॉम से शादी करके। और इवेंट में उन्हें ये होता है कि अपनी एक्स वाइफ को क्यों बुला रहा है जबकि वो न्यू फैमिली के साथ सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। उन्हें तो जॉन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी।
होगी, इसलिए काम का कहकर वहाँ से साइड में चली जाती है। वैन जो अपने बेटे के पास आकर उससे बात वगैरह कर रही होती है, तभी लिन इसको यहाँ पर देखकर उसको फिर से तंग करने के लिए पहुंच जाती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ की स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं है बल्कि मेरी बेटी है। वैन को ये जानकर ज्यादा कोई हैरानी नहीं हो रही होती, उसे लगता है कि चलो स्पेशल गेस्ट होगी, बट उसे ये भी पता था कि ये तो मेरे बेटे के लिए उसके डैड ने पार्टी रखी थी, पर उसे ये भी होता है कि मैं भी किसी और चीज के लिए पार्टी रखी हो। पर फू नाम उसे बस जाना पहचाना लग रहा होता है कि मेरे बेटे के डैड का नेम भी फू है और फू यंशिन तो नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो सकता। वो इस चीज में थोड़ी कंफ्यूज हो रही होती है, पर उसकी कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुई थी। ज्वाइन कहने लगता है कि ये पार्टी मेरे डैड ने मेरे लिए रखवाई है। ये सुनते ही वो तो उस पर हंसने लग जाती है कि तुम्हारे डैड ने, कौन सा डैड, ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है, और उसको अपने से दूर करने के लिए स्प्रे करने लगती है। पर हुएन आगे आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में वो परफ्यूम चली जाती है। अब उसकी आंखों में काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। देखकर जैन जल्दी से अपनी मॉम के लिए पानी लेकर आता है और यही पानी लिन पकड़कर उसके फेस पर बहुत बुरे तरीके से फेंकती है कि अब तुम्हें ठीक नजर आ रहा है। पर अभी भी वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही होती, पर फिर भी अपने बेटे को फुल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वैसे इतने टाइम में फुयनशिन वहाँ पर आ जाता है, जो अपने बेटे को देखकर फौरन से उसके पास आता है, जिससे लिन को पता लग जाता है कि ये तो सच में इसका बेटा है। और हुएन जो फू की आवाज सुन रही होती है तो आवाज से पहचान रही होती है कि क्या ये फुयनशिन है। वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जैन भी अपने डैड को बताता है कि ये मॉम को बुली कर रही थी। अब मॉम का सुनकर वो जब उसके पीछे देखता है तो वो कोई और नहीं होती बल्कि हुएन होती है, जिसे देखते ही पहचान जाता और उसकी आंखों को खुद साफ करने लगता है ताकि वो अपनी आंखों को खोलकर देख पाए। अब जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान होते हैं कि तुम दोनों को पता लग चुका था कि वो जैन के मॉम डैड है। वो जैसे हुएन को मारने वाली होती है तो ये उसके हाथ को पकड़ लेता बल्कि उसको ही गिरा देता है। मिस लिन कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट करती हूँ। ये बात सुनकर उसे होता है कि कौन सा प्रपोजल। अभी पूछे लगता है कि आपको ये लग रहा था कि आज के दिन मैं आपकी बेटी को प्रपोज करने वाला हूँ, तो कहती है कि हजार सी बात है, ये मेरी बेटी के लिए अरेंजमेंट किए गए हैं, पर मुझे तुम्हारा कोई रिश्ता मंजूर नहीं है। तो उनसे साफ कह देता है कि आपकी बेटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था और न ही मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब पता लगता है कि जो इनकी बेटी गुम चुकी थी उसके साथ लास्ट टाइम फू ही खेल रहा था और फू के इधर उधर होने की वजह से उनकी बेटी को कोई उठा कर ले गया था। फू को इस बात का आज भी अफसोस था, वो उनसे सॉरी करता है, पर वो सारा का सारा इल्जाम उसी पर लगा रही होती कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे छिन गई और अब तुम मेरी बेटी को ठुकरा रहे हो। पर वैसे वहाँ पर फू की मॉम आ जाकर कहने लगती है कि तुम सारा का सारा इल्जाम मेरे बेटे पर नहीं लगा सकती, हमेशा से अपनी कंपनी और आप लोगों की कंपनी को साथ में लेकर चला है और इस तरह का कोई भी वादा नहीं हुआ था कि आप लोगों की बेटी गुमिया तो इस वाली की शादी इससे होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो लोग कुछ ज्यादा अपने औकात से भर रहे होते हैं। ये देखकर वो उन लोगों को सिक्योरिटी से कहकर निकलवा देता है। अब उन लोगों के जाने के बाद ये जैसे ही हुएन का हाथ पकड़ने लगता है तो हुएन इससे दूर हट जाती। इसे वो वाला दिन याद आता है जिस दिन वो हुएन का यूज करके उसे किस तरह सबके सामने छोड़ गया था। वही स्ट्रेस वापस से लेकर ये वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दोनों बाप बेटा उसके लिए फिक्र करने लगते हैं। हॉस्पिटल जल्दी से लेकर आते हैं जहाँ पर इन्हें पता लगता है कि हुएन प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस बच्चों के साथ। वो इस बात को सुनकर काफी हैरान होते हैं। डॉक्टर कहती है कि क्या आपको नहीं पता था किस तरह की फैमिली है आप। अब इसे खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने हुएन के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किए हैं, उससे क्लीनिंग का काम करवाता रहा। मॉम को जब ये बात पता लगती है तो वो अपने बेटे को मारती है, यहाँ तक कि वो खुद भी अपने आप को मारने लगता है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से हुएन इस हालत तक पहुंची। अब जैन आकर देखता है कि उसका डैड अपने आप को खुद ही मार रहा है और पूछे लगता है कि डैड आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो जल्दी से जैन के पास बैठ जाता है और उसे पूछे लगता है कि तुम लोग जहाँ पर रहते थे मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं तुम लोगों की जगह को देखना चाहता हूँ। ये सब बातें लिन भी सॉरी होती है और उसे पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर कहीं लगती है कि मैं इस बच्चे की वजह से तो मैं बिल्कुल भी फू के साथ नहीं रहने दूंगी। अब ये जैन के साथ उनके घर पर जाता है। वहाँ सबसे पहले वो अपने मॉम के शूज दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा पुराने होते और मॉम न्यू शूज लेना भी चाहती थी, पर मेरे खर्चों की वजह से मॉम बिल्कुल भी न्यू शूज नहीं ले पाती थी। उसे तो हैन और जैन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और जब उसकी आंखों में आंसू आते तो ये देखकर जैन कहता है कि आप रो क्यों रहे हैं डैड, क्या आपको भूख लगी है, मैं आपको कुछ खाने को देता हूँ। ये कहकर जल्दी से 2 गिलास पानी लेता और उसमें चीनी मिक्स करने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि जब भी मॉम और मुझे भूख लगती थी तो हम इसी तरह पानी में चीनी मिक्स करके पी लेते थे ताकि हमारी भूख खत्म हो जाए। ये देखने के बाद तो वो सोच लेता है कि अब कभी भी इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा और ना ही इस तरह इन लोगों को भूखा रहने दूंगा। अब ऐसे से कॉल आती जिससे से पता लगता है कि हुएन को होश आ चुकी है। वो हॉस्पिटल में जैन के साथ हुएन के लिए पहुंचाता, पर हुएन जुटकर बेड से जाने लगती है तो वो उसे पकड़कर पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो वो उसे बताती है कि हमारा तो डिवोर्स होने वाला है तो मैं अलग रहूंगी। ये कहकर अपने बेटे से प्यार करने लगती है, पर वो उससे सॉरी करता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़कर मत जाओ। पर वो सोच लेती है कि मैं डिवोर्स लेकर रहूंगी, इसलिए अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई थी और वो उसे रोकना भी चाहता था, पर फू की मॉम उसे वहीं पर रोक लेती है कि अब मत रोको, तुमने अपनी गलतियों से उसे भेजा है। अब वो जब कंपनी में भी होता है तो वो अभी भी हुएन के बारे में सोचा होता है, यहाँ तक कि असिस्टेंट से भी पूछे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। असिस्टेंट भी उसे एक आइडिया देता है कि आपको एक वायरस सा बनाकर उनकी मोबाइल में भेजना चाहिए जिससे आप उनसे सॉरी कर सको। वो इसी काम पर लग जाता और काफी टाइम उसका इसी टाइम में गुजर जाता है। पर जब
भेजने की बारी आती तब उसे पता लगता है कि हुमायूं ने तो उसको वैसे ही अपने साथ से अनफ्रेंड कर दिया हुआ है। ये देखकर आंखें फाड़े असिस्टेंट भी देखे जा रहा होता है कि जिस काम पर बॉस ने इतना टाइम गुजारा वो तो हो ही ना पाया। या हुमायूं अपने मोबाइल को देख रही होती तभी डोर नॉक होता है तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाते हैं डोर ओपन करने के लिए। डोर पर कोई और नहीं होता बल्कि ग्रैंडमा होती है जो स्पेशली इन दोनों से मिलने के लिए आई थी और साथ में लेकर जाने के लिए भी। पर ये ग्रैंडमा से मना कर देती है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल कंफर्टेबल है यहाँ पर वैसे ऊपर वाले घर से शोर की आवाज आती है। अब इसका इलाज भी जैन के पास होता है, वो उनके लैपटॉप का हैक कर देता है जिस पर उनकी चिल्लाने की आवाज आती है और उसके बाद यहाँ पर उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को संभाल कर रखो, अगली बार हम कोई लिहाज नहीं करेंगे। ये कहकर वहाँ से चले गए थे। अब जियान जो ग्रैंडमा के साथ उनके घर पर जाना चाहता था इसलिए मॉम से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारा डर लग रहा है तो हमें ग्रैंडमा के घर पर ही चले जाना चाहिए ना। अब ये भी जानने के लिए मान जाती है पर उसे यह होता है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं तो एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। पर उसकी मदर इन लॉ इस बात का यकीन उसे करवा देती है कि हम फू को घर पर रखेंगे ही नहीं, वो जहाँ मर्जी होटल में रहे, ये तुम दोनों का घर होगा। ये कहकर उन्हें लेकर आई थी और सच में ऐसा ही होता है। जब वो घर आने लगता है तो उसकी माम उसे घर से निकाल देती है कि निकलो यहाँ से, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ पर मेरी बस डॉटर इन लॉ और मेरा ग्रैंडसन ही रहेगा। अब ये सब जब साथ में बैठकर खा रहे होते हैं तो जैन बताने लगता है कि मॉम बारिश हुई थी कि अब डैड ठीक होंगे बारिश में, वो भी इसी चीज को लेकर सोच रही होती, उसे खाना भी नहीं गुजारा होता। वैसे उसे कॉल पर बताया जाता है कि फू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुनते साथ ही वो जल्दी से उस तरफ को निकल जाती है पर वो जब वहाँ पर पहुँचती है तो देखते है कि वो बिल्कुल ठीक होता है, वो पहले से ही इसके लिए बुके लेकर खड़ा हुआ था। वो उसे इस तरह देखकर वहाँ से जाने लगती है तो ये उसे जाने नहीं देता बल्कि उठा लेता है गोद में और उसे अंदर ले आता है। उससे माफी मांग रहा होता है कि तुम्हें मेरा कितना एहसास है पर फिर भी मुझे माफ नहीं कर रही हो, प्लीज ये डिवोर्स वाली बात छोड़ दो ना। अभी ये बात वो कर ही रहा होता है वैसे ही सिक्योरिटी वाले आ जाते जाकर कहने लगते हैं कि तुम हमारे सामने बदमाशी करोगे, लड़की को उठाकर लेकर आओगे। वो कहने लगता है कि हम दोनों सच में कपल्स हैं, अगर नहीं यकीन तो इस लड़की से पूछ लो। वो जब इससे पूछते हैं तो ये आगे से नाम में सर हिला देती है। वो उसे देखकर कहते हैं कि सीरियसली, और वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसे फू के साथ ही चीज सही लगती है कि उसने भी तो उससे झूठ बोला था ना, तो यहाँ पर उसने भी झूठ बोल दिया कि वो फू को नहीं जानती। अब वो जो घर की तरफ आ रहे होते तो लिन ने पहले से एक पर्सन अरेंज किया हुआ था जो मैन को देखते ही उस पर्सन को उसकी तरफ भेज देता है और वो उसके पास जाकर कहता है कि मेरी बेटी बचपन में गुम गई थी, क्योंकि लिन को ये पता होता है कि वो ऑर्फनेज में बड़ी हुई है, इसलिए वो ये वाली कहानी सेट कर देती ताकि वो इसे अपना डैड समझे और इसके साथ हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए चली जाए डीएनए। और सच में उसकी बातों में आकर डीएनए चेक करवाने के लिए चली भी जाती है पर वो उसे बिल्कुल छोटे से क्लिनिक में लेकर आता है। ये कह रहा होता है कि यहाँ से मैं तुम्हारा और मेरा डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ, पर वो उस क्लिनिक को देखकर कहती है कि यहाँ पर कभी भी ये टेस्ट नहीं हो सकता, मैं आपको बड़े हॉस्पिटल में ले जाती हूँ। ये कहकर उठकर जाने लगती है तो वो फौरन से उसे पकड़ लेता है और जाने नहीं दे रहा होता बल्कि डॉक्टर से बोल देता है कि इसका अबॉर्शन कर दो। ये सुनकर तो वो डर जाती है कि क्या मतलब, वो तो असल में यहाँ पर उसे धोखे से लेकर आता उसका अबॉर्शन करवाने के लिए। और यहाँ पर जिन लोगों ने वो को पकड़ा तो उन लोगों को पता लग जाता है कि वो दोनों सच में हस्बैंड वाइफ थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आ रहा होता, पूछे लगते हैं कि क्या सच में आप दोनों कपल थे, तो कहते हैं कि हाँ। वैसे इसे मॉम की कॉल आती है जो बताने लगती है कि हुमैन तुम्हारे लिए गई थी ना, पर अभी तक घर नहीं आई, कहाँ पर है, तुम उसे कहाँ लेकर गए हो। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है कि क्या मतलब वो घर वापस नहीं आई, मतलब वो कहाँ गई। तो उसे पता लग जाता है कि वो कहीं ना कहीं मुसीबत में है, इसलिए पूरा सिटी बंद करने को बोल देता और हर जगह चेक करने को बोलता है कि वो कहाँ से गुजरी थी और उसके साथ क्या हुआ, कौन मिला उसे। जबकि यहाँ क्लिनिक में उसके साथ जबरदस्ती की जा रही होती है। वो डॉक्टर कहता है कि किस तरह का अबॉर्शन चाहिए, तो वह कहता है कि वो वाला अबॉर्शन करो जिसमें कम पैसे लगे, क्योंकि वो कम से कम पैसे इस लड़की पर लगाना चाहता था। उसकी कौन सी कोई जिम्मेदारी थी या उसकी कुछ लगती थी जो यह एहसास करता कि उसे कितनी तकलीफ होगी। पर ये फिर भी अपने आप को छुड़वा कर वहाँ से भागने वाली होती है, पर डॉक्टर और ये दोनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। तो ये अपने पैसे सारे के सारे पर्स से निकाल कर बाहर फेंक देती है। ये देखकर वो पर्सन इसे छोड़कर पैसे पकड़ने लग जाता है, पर डॉक्टर ने तो इसे पकड़ लिया था। अब वो सारे पैसे उठा लेता और डॉक्टर इसे बुला रहा होता है कि जल्दी आओ मेरे पास, इस लड़की को मेरे साथ पकड़ो। तो वो फौरन से इसे आकर पकड़कर ऑपरेट करने के लिए लिटा लेते हैं और जैसे वो डॉक्टर इसको बेहोश होने का इंजेक्शन लगाने लगता है तो ये देखकर वो कहने लगता है कि तुम्हें ये भी लगाने की जरूरत नहीं, इसमें भी एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे। पर वो उसकी नहीं सुनता और फिर भी लगाने वाला होता है। पर वैसे ही वहाँ पर वो और उसके आदमी उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। और ये जल्दी से अपनी वाइफ को खोने लगता है क्योंकि उसे बांधा हुआ था और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, बट फिर भी वो उसको हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर को बुलाकर पूछता है कि बताइए ठीक तो है। डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो बताते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद ये खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी डॉक्टर परेशान हो जाते और फौरन से उसे ले जाया जाता है और हुमैन बाहर उसके लिए परेशान हो रही होती है। और जब अंदर से नर्स आती है तो उसी टाइम पर फो की मॉम भी वहाँ पर पहुंच जाती है। नर्स जो बताती है कि उनकी सर्जरी से पहले आपके साइन जरूरी है, उन्हें कुछ भी हो सकता है, तो आप ये सारी जिम्मेदारी लेंगी तो बता दे उनकी फैमिली कौन सी है, मैं उनसे साइन ले लूं। हुमैन जो जानने के बाद बहुत ही ज्यादा खामोश होती है, वो इससे पहले कोई साइन वगैरह करती। फो की मॉम उससे पेपर्स लेकर कहती है कि तुम तो डिवोर्स लेने वाली हो तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं डाल सकती, कोई बात नहीं, मैं फू की लिए साइन कर देती हूँ, तुम मत करो। वो भी ये बात कर ही रही
होती है वैसे ये जल्दी से पेपर पकड़कर साइन कर देती है। अब वैसे वापस से फिर नर्स हतिया तो पूछती है कि यहाँ पर हुमैन कौन है, तो वो फौरन से बताती है कि मैं हूँ। तो वो उसे बताती है कि तुम्हारा नाम वो 100 बार ले चुका है, जल्दी से उसके पास जाओ। ये जब फू के पास पहुँचते तो फू फौरन से इसको हक कर लेता है और उसे कहने लगता है कि थैंक्स, तुमने मुझे माफ कर दिया। तो वो उसे कहती है कि तुमने इस डिजीज के बारे में मुझे क्यों नहीं पहले बताया। तो वो उसे कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो ना। ये कहकर उसे किस करने वाला होता है, पर वैसे ही उसे अपने बेटे की आवाज आती है जिसकी आवाज सुनकर दोनों ही पीछे हटते हैं और जैन की तरफ देखते हैं। पर उससे पहले उसकी ग्रैंडमा ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया था और बाहर लेकर जाने लगती है कि बड़ों के रूम में ऐसे अचानक से नहीं आ जाते। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले गई थी और वो भी हुमैन को अपने सीने के साथ लगा लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुम उस पर्सन के साथ इसलिए चली गई थी, तुम्हें ऐसा लगा कि वो तुम्हारे पेरेंट्स, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प कर देता हूँ। तो वह कहती है कि नहीं, मेरी मॉम तो वही है जिन्होंने ऑर्फनेज में मुझे संभाला। डायरेक्टर की मॉम मुझे बिल्कुल मॉम जैसा प्यार करती है, तो मैं उन्हें अपनी मॉम मानती हूँ, तो मैं उनसे मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। वो भी उसे जाने की परमिशन दे देता। अब जॉन के साथ वो ऑर्फनेज पहुंच जाती है मॉम से मिलने के लिए। वो तो मैन को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैन पूछने लगती है कि ये क्या सभी ब्लड सैंपल्स हैं। तो कहती है कि सभी ऑर्फनेज के बच्चों के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं, तुम भी अपना ब्लड सैंपल दो, क्योंकि लिन फैमिली अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ऑर्फनेज में उनकी बेटी हो सकती है, पर वैसे पीछे से लिन और लिन जीरो आ जाते हैं, जो दोनों आकर ये बोल देते हैं कि इसका ब्लड सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। तो वह कहती है कि आपने पूरे ऑर्फनेज का ब्लड सैंपल लेने को बोला है, तो ये भी इसी ऑर्फनेज से गई है, तो इसका ब्लड सैंपल भी हमें लेना होगा, फिर ही हम लेबोरेटरी में भेजेंगे। पर वो मना कर देते हैं कि नहीं, इस लड़की का कभी भी नहीं लेना, ये तो कभी भी लिन फैमिली से नहीं हो सकती। पर वो कहती है कि मैं तो टेस्ट करके रहूंगी। तो वो भी बोल देती है कि अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो तो हम अपना फंड वापस ले लेते हैं, जिसके बाद तुम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी नसीब नहीं होगी। जो खाना हमारी तरफ से ही इन सब लोगों को मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। पर वो इस चीज की भी परवाह नहीं करती और कह देती है कि अब मैं कोई भी टेस्ट नहीं करूंगी, आप लोगों ने जो करना कर लो। पर वैसे ही जॉन आ जाता है, जो आकर बताता है कि मॉम, मैंने आपकी मॉम को ढूंढ लिया। ये कहकर आकर टेस्ट दिखाता है। अभी वो देखते से पहले ही उससे पकड़कर उसके टेस्ट को फाड़ दिया जाता है ताकि उसको अपने पेरेंट्स का पता ना लगे। पर जॉन बताता है कि आप ही मॉम की मॉम है। ये सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो तो सीधा इनकार कर देती है, पर जॉन अपनी बात पे पक्का होता है कि नहीं, आप ही मॉम है। वो इनको भी पूछना पड़ता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता लगी। तो वो फौरन से लैपटॉप लेकर बताता है कि मैंने आपको आपकी एज से बड़ा करके देखा और आप सेम टू सेम इस आंट जैसी लग रही हैं, मतलब ये आपकी मॉम हुई। पर वो तो फौरन से इसके लैपटॉप को बंद कर देती और कहती है कि तुम तो ऐसे ही मेरी पिक का यूज करके ये चीज बनाकर ले आए हो। लिंजीरो अपनी मॉम को अपनी तरफ करने लगती है ताकि वो कभी भी हुएन की तरफ ना हो और उनसे कहने लगती है कि इनके फंड्स वगैरह खत्म करो। वो एक ही कॉल करती है और उसके बाद से इनकी लाइट कट हो जाती है। अभी लाइट कट ही होती है, वैसे ही फू की एंट्री होती है। जाकर कहता है कि अगर ये अपने फंड्स यहाँ पर नहीं रखना चाहते तो मैं यहाँ पर फंड्स करता हूँ, वो भी हुएन के नाम पर। यह हुएन की तरफ से फंड किए जा रहे हैं। सारी की सारी डोनेशन जो भी होगी वो हुएन के नेम से लिखी जाएगी। ये बात सुनकर तो डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है कि लिन फैमिली का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब उन लोगों को निकालने के बाद डायरेक्टर सोचने लगती है कि ये जो ब्लड लिए हैं इनका क्या करना है, क्या लेबोरेटरी को रिपोर्ट बनाने के लिए दे देने चाहिए। अब ये चीज फू को भी सही लगती है कि हाँ, हमें उनका कहा हुआ काम आखिरी तो कर देना चाहिए। वो चाहते थे कि इस ऑर्फनेज की भी उन्हें रिपोर्ट चाहिए तो ले ले। अब जो रिपोर्ट होती है सबसे पहले फू के पास पहुंचती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि लिन फैमिली की कोई और बेटी नहीं है बल्कि हुमैन उनकी बेटी योयो है। बट फू अपने असिस्टेंट से मना कर देता है कि तुमने ये बात हुमैन को नहीं बतानी, मैं मौका देखकर बता दूंगा कि मुझे कब बतानी है। जबकि मिस लिन दिखाई जाती है जो अपनी बेटी को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आती है और उसे जो ड्रेस पसंद आता है वो वहाँ की वर्कर कहती है कि आप अभी ये ड्रेस ट्राई नहीं कर सकती, ये ऑलरेडी ड्रेस ट्राई किया जा रहा है। और ट्रायल रूम से निकलने वाली लड़की कोई और नहीं होती बल्कि हुमैन होती है, जो वो ड्रेस ट्राई करके आती है। उसको देखते इसका दिमाग तो अपनी जगह पर वैसे ही नहीं रहता था और फिर से हुमैन को बुली करने के लिए पहुंच जाती है और कहती है कि तुम ये ड्रेस बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो और बहुत ही ज्यादा बुरा उसे बोरी होती है। हुमैन से भी बर्दाश्त नहीं होता, वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाती है। अब ये चीज तो उसके ईगो के खिलाफ हो चुकी थी। कहने लगती है कि तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, और उसका वहीं पर ड्रेस उतारने लग जाती है, जिससे उसका बर्थमार्क भी नजर आ जाता। और लिन की माँ बर्थमार्क देखने के बाद सोचने लगती है कि ये सेम टू सेम मेरी बेटी जैसा इसका बर्थमार्क क्यों है और सेम उसी जगह पर। यहाँ तक कि वर्कर भी लिन से कह रही होती है कि आपको मिस हुमैन के साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तो हमारी यहाँ की स्पेशल कस्टमर है। पर वो अपनी हरकतों से जब बाज नहीं आ रही होती तो ये भी फू को कॉल करके बताने के लिए पहुंच जाती और फू इससे पहले यहाँ पर आता लिन सीजर पकड़कर उसकी शर्ट को काट देती है और जैसे उसका बर्थमार्क ठीक से दिखने लगता है तो हुमैन हाथ रख लेती और वैसे वहाँ पर फू पहुंच जाता जो अपना कोट उतारकर जल्दी से उसके ऊपर दे देता है। पर लिन की मॉम उसके बर्थमार्क को देखना चाह रही होती, इसलिए आगे आकर देखने लगती है, पर फू उसको साइड में कर देता और हुमैन को काफी अच्छे से कवर कर देता है। अभी भी वो मिस लिन को यही कह रहा होता है कि आप जो करिए बहुत पछताएंगी। ये कहकर अपनी हुमैन को अपने साथ ले आता और साथ में जॉन भी होता है। अब फूल मॉल से वो वाले कपड़े आ जाते हैं जो हुमैन और जॉन के लिए ठीक रहेंगे और जॉन उन ड्रेसेस को देखने भी लग जाता है और फू जॉन से पूछने लगता है कि तुम चल नहीं पाओगी ना, तो कहती है कि नहीं मैं चल लूंगी, पर फिर भी वो उसको अपने गोद में उठा लेता है। ये देखकर जॉन कहने लगता है कि डैड मुझे जहाँ तक याद है हमने
यहाँ बस बाहर निकलना और कार में बैठ जाना है, तो मॉम को उठाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि आप मॉम को उठाना चाहते थे। ये बात सुनकर फू उसे चुप रहने को बोलता है, पर हुमैन को इस तरह फू की बाहों में रहकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। और इधर लिन की मॉम जो घर पर उससे बातें कर रही होती, तभी पता लगता है कि लिन जीरो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, बल्कि बायोलॉजिकल डॉटर तो बस योयो थी। उन्होंने तो इसको बाद में अडॉप्ट किया था योयो के जाने के बाद। और ये बात जानकर लिन कहने लगती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, तो आपको अपनी बायोलॉजिकल बेटी याद आ रही है, मैं आपके लिए बिल्कुल अहमियत नहीं रखती ना। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसे कहती है कि हमें जाकर उससे माफी मांग लेनी चाहिए, वरना ऐसे हमारी कंपनी का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि एक ही मिनट में उसने काफी नुकसान कर दिया है हमारी कंपनी का। अब वो लोग हुमैन और फू के घर पर पहुंच जाते हैं। हुमैन उन लोगों को देखते ही वहाँ से जाने लगती है, पर फू हुमैन को रोक लेता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग उससे अच्छे से माफी मांग लेते हैं तो कल को वो हुमैन को बता पाएगा कि ये उसकी मॉम है, फिर उसे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। अब फू के रोकने की वजह से हुमैन भी वहीं पर बैठी हुई थी और मिस लिन अपनी बेटी से कहती है कि चलो माफी मांगो। वो उठकर माफी मांगती है, पर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही होती है। उसका एटीट्यूड देखकर वो कहने लगते है कि अगर आप इसी तरह माफी मांगने के लिए आए थे तो मत आते, हमें आप लोगों की माफी की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर मिस लिन कहने लगती है कि नहीं, अभी ये नील डाउन भी होगी आप लोगों के सामने, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनते वो कहती है कि मॉम मैं नील डाउन नहीं होने वाली, मैं क्यों उसके सामने नील डाउन हूँ। पर जब मॉम उसको बार बार कह रही होती है कि मैं तुम्हें फैमिली से भी बाहर कर दूंगी अगर तुमने मेरी बात ना मानी, तो इसे भी गुस्सा आ जाता है। ये नाइफ पकड़ती और वैन की बाजू पर मारती है, जिससे उसे चोट आ जाती। और ये देखकर वो तो जल्दी से वैन के लिए परेशान हो जाता है। अब वो सोच लेता है कि वो लिन को नहीं छोड़ेगा। इससे पहले वो पुलिस को कॉल करता, मिस लिन उसका मोबाइल पकड़ लेती है कि तुम कोई भी पुलिस को कॉल नहीं करोगे, और ऐसे नाटक करने लग जाती कि जैसे उनकी बेटी को चोट आई हो इनकी वजह से। ये देखकर वो कहने लगता है कि आप बहुत बुरा कर रही हैं, आपको पता है आप जो कर रही हैं उससे आपको ही पछताना पड़ेगा। पर वो इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती, बल्कि उनके बेटे को पकड़ लेती है कि मैं इसे मार दूंगी अगर तुम लोगों ने हमारे या तो पुलिस में रिपोर्ट किया, जो हमारा नुकसान किया वो वापस ना किया। अब मामला बेटे का आ चुका था, वह इनकी भी जान लेकर ही होती, इसलिए वो उनकी बात मान लेता और कहता है कि आप लोगों की कंपनी का जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, जो मैंने क्रिएट किया था। ये बात सुनकर वो उसके बेटे को छोड़ देती और वहाँ से चली जाती है। जो वैन को धक्का देती है तो वो वैन के ऊपर गिरता और वैन भी बैठ जाती है, और इसके बाद वैन बेहोश हो जाती है। और मिस लिन भी जब घर पहुँचते हो तो उन तक रिपोर्ट पहुँच जाती है कि हमें योयो मिल गई है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है, पूछती है कि योयो कौन है, तो वो बता देते हैं कि हुमैन योयो है। ये सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा जोर का शौक लगता है और वैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई थी और बहुत ज्यादा रो रही होती है कि हुमैन मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी, मैं क्या करूं। जब वो आता है तो फू से भी बोलती है कि मैं हुमैन से बात करना चाहती हूँ, वो मेरी बेटी है। फू को पता लग चुका था कि इन्हें पता लग गया है कि ये उनकी बेटी है, पर वो मना कर देता है कि हुमैन आपसे नहीं मिलना चाहती, वो ना ही आपसे बात करना चाहती, ना ही आपको देखना चाहती है। ये कहकर वो तो चला गया था, पर ये सोचने लगती है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि हुमैन मुझे माफ कर दे, जबकि मैंने माफ होने वाली हरकतें तो नहीं की अपनी बेटी के साथ। तो सोच लेती है कि उसे जीरो को ही जेल में भेज देना चाहिए, तब तो हुमैन उन्हें माफ कर देगी ना। वो फौरन से घर पर कॉल करती और पुलिस को बुलाने को बोलती है कि जीरो को अरेस्ट करवा दो। अब हुमैन की जब शादी होती है तब मिस लिन भी उसकी शादी पे पहुंच जाती है। इन दोनों में रिंग भी एक्सचेंज हो जाती है। सब लोग इनके लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, सबसे ज्यादा असिस्टेंट खुश होता है। अब तो हुमैन को भी पता लग चुका था कि ये उसकी रियल मॉम है, पर वो अपनी मॉम से बात भी नहीं करना चाहती थी, और वो भी असिस्टेंट से बोल देता है कि इन्हें बाहर निकलवा दो। और ये देखकर हुमैन उसका हाथ पकड़ लेती और लास्ट में इन दोनों में किस होती है, और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, और मिलते हैं एक न्यू ड्रामा के साथ। ओके बाय बाय।